नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन वैल्यूएबल ऑफेंसेस के बारे में, जो कि जीएसटी में लिस्ट आउट किए गए हैं। तो जीएसटी एक्ट के अंदर वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल हैं और नॉन वैल्यूएबल हैं। अगर आपने इन ऑफेंसेस के बारे में जानना है तो सेक्शन 132 सब सेक्शन 5 में ये ऑफेंस बताए गए हैं। ये ऑफेंस 4 तरीके के होते हैं और इन ऑफेंसेस में एक पर्टिकुलर पनिशमेंट का जो पीरियड है वो इन्वॉल्व होता है। मैं इन चारों ऑफेंसेस के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे पावर टू अरेस्ट के बारे में और पावर टू प्रोसिक्यूट के बारे में। ये चार ऑफेंसेस जो सेक्शन 132(1) के अंदर बताए गए हैं वो आप समझिए। पहला ऑफेंस है कि आप बिना इनवॉइस इशू किए हुए गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं इस उद्देश्य के साथ कि आप टैक्स की चोरी कर सकें, टैक्स को आपका भरना ना पड़े आपको। दूसरा ये है कि आप इनवॉइस तो इशू करते हैं, लेकिन इनवॉइस इशू करने के साथ साथ आप माल या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करते हैं। मतलब यू आर इशूइंग इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और इससे हो क्या रहा है कि जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं बिना माल की सप्लाई किए हुए या सर्विस की सप्लाई किए हुए, तो जो सामने वाला है, जो रेसिपिएंट है, वो आपका इनपुट ले रहा है। आप जो सेल दिखा रहे हैं इनवॉइस को इशू करके, वो सामने वाला जो रेसिपिएंट है उसका इनपुट ले रहा है। मतलब रॉन्गली वो इनपुट को अवेल कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है आपके इनवॉइस के बेस पर, जबकि आपने केवल इनवॉइस इशू किए हैं, गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं की है। मतलब आपने सेल दिखाई, उसने परचेज दिखाई और उसने क्या करा है, इनपुट लिया है, रॉन्गली अवेल किया है इनपुट को या यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन माल की या सर्विस की सप्लाई नहीं हुई है, केवल आपने इनवॉइस इशू किया है। तीसरा यह है कि जब कोई आपका व्यापारी गलत तरीके से इनपुट को यूटिलाइज करता है या अवेल करता है, और या तो उसके पास इनवॉइस है, इनवॉइस कौन सा है जो मैंने बताया अभी, जिसके अगेंस्ट क्या है, गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेक्शन 16 है सीजीएसटी एक्ट का, वो कहता है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आपके पास गुड्स या सर्विस क्या रिसीव हो गए हों। तो ऊपर जो मैंने ऑफेंस बताया था उसमें मैंने कहा था कि आपको इनवॉइस तो मिला है लेकिन गुड्स या सर्विस आपको रिसीव नहीं हुआ, और आप ऐसे इनवॉइस के हिसाब से आईटीसी को रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप ऑफेंस कर रहे हैं। या आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए का आईटीसी अवेलेबल है उन इनवॉइस के बेस पर जिनके अगेंस्ट गुड्स या सर्विस सप्लाई भी हुए हैं, लेकिन आपने क्लेम कर लिया 4.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो ये भी ऑफेंस है। चौथा ये है कि आपने माल को बेचा और अपने बायर से टैक्स को वसूल कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। उस टैक्स को आप लेके बैठे रहे, आपने बिल काटा, उसमें टैक्स भी लगाया, टैक्स ले भी लिया, और जब टैक्स को जमा करने की ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट के 3 महीने बीत गए, 3 महीने तक भी आपने वो टैक्स क्या गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाया, तो ऑफेंस हो गया। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप दिसंबर में माल बेचते हैं और आप टैक्स को वसूल कर लेते हैं सामने वाले से, बायर से, और अगले महीने आपको उसे 3 के अंदर क्या है, गवर्नमेंट को जमा करना होता है, लेकिन आपने अगले महीने उसको 3 में जमा नहीं करवाया और 3 महीने बीत गए, उसके बाद भी आपने जमा नहीं करवाया, तो 3 महीने बाद, 3 महीने बीतने के बाद जो 132 सबसेक्शन 1 है उसके क्लॉज डी के हिसाब से आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। ये चारों जो ऑफेंस हैं, जिनको मैं ए बी सी और डी का नाम दे देता हूं। पहला क्या था कि आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की, इनवॉइस इशू नहीं किया, आपका पर्पस था टैक्स चोरी करना। दूसरा, आपने इनवॉइस तो इशू किया लेकिन गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं की,
तीसरा, आपने गलत तरीके से आईटीसी लिया, उन बिलों के हिसाब से जो आपको गैर दिए गए थे, लेकिन माल या सर्विस आपको नहीं मिली थी, या जितना आईटीसी था उससे ज्यादा आपने आईटीसी गलत तरीके से ले लिया। और चौथा ये था कि आपने क्या है, टैक्स वसूल करने के बाद क्या है, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स को जमा नहीं कराया। अगर ये ऑफेंस हैं और इन ऑफेंस के अंदर जो टैक्स की चोरी है, जो आईटीसी आपने गलत तरीके से अवेल या यूटिलाइज किया है, या रिफंड जो आपने लिया है गलत तरीके से, उसका अमाउंट अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ध्यान रखिए कि आपका जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। अगर टैक्स की चोरी का अमाउंट या गलत तरीके से लिए गए आईटीसी का अमाउंट या गलत तरीके से लिए गए रिफंड का अमाउंट 5 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 की जो क्लॉज 1 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट ऑफ लॉ है आपको 5 साल तक की जेल और जुर्माने के साथ क्या है, दंडित कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा, उस ऑफेंस के अंदर जो टैक्स की चोरी है, जो गलत आईटीसी आप ले रहे हैं या गलत तरीके से रिफंड ले रहे हैं, उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और जो पनिशमेंट है यहां पर वो है आपका 5 साल मैक्सिमम और साथ में फाइन। ये कोर्ट तय करेगा कि कितना पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 5 साल का है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। ये बात जो हुई है, ये हुई है सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। जो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली बात करता है प्रोसिक्यूशन के बारे में, जिसकी लैंग्वेज है whoever commits or causes to commit and retains the benefits arising out of। मतलब अगर सेक्शन 132 के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां वो 2 तरह के लोगों को प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहा है। पहला वो जो ऑफेंस करता है, ऑफेंस कौन सा, जो मैंने आपको बताया अभी, या जो ऑफेंस करवाता है और ऑफेंस करवाने के बाद में उन ऑफेंस के द्वारा जो बेनिफिट निकल रहा है उस बेनिफिट को भी रिटेन करता है, रख लेता है, और वो बेनिफिट उससे मिल गया है, उससे रिकवर हो गया है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भी क्या है, प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, जो कि ऑफेंस करवा रहा है, हु कॉजेस टू कमिट एंड रिटेन्स द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ दैट। तो केवल ऑफेंस करने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, साथ में वो भी जिम्मेदार है जो ऑफेंस करवाता है और ऑफेंस करवा करके बेनिफिट लेता है, जो बेनिफिशियरी है, तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है। लेकिन सवाल ये है यहां पर कि ये जो सेक्शन 132 है ये बात करता है प्रोसिक्यूशन के बारे में। अब हमें देखना ये है कि जीएसटी एक्ट के अंदर जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, उनमें पावर टू अरेस्ट क्या है। तो पावर टू अरेस्ट के बारे में जानने के लिए हमें सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 69 को देखना होगा, जो कि इस तरह से रीड करता है, वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। जब कमिश्नर के पास इस बात का पर्याप्त कारण है कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया है, कौन सा ऑफेंस, जो मैंने आपको बताए थे 4 ऑफेंस, कि भाई आपने क्या है, बिना इनवॉइस इशू किए हुए गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है ताकि आप टैक्स की चोरी कर सकें। दूसरा, आपने इनवॉइस तो इशू किया लेकिन गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं की। तीसरा, आपने गलत तरीके से आईटीसी लिया है या उन बिलों के बेस पर आईटीसी लिया है जिनके अगेंस्ट क्या आपको गुड्स या सर्विस मिले नहीं थे, या टैक्स लेकर के आपने गवर्नमेंट के पास क्या है वो टैक्स जमा नहीं कराया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है और कमिश्नर के पास इस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है,
तो वो ऑर्डर दे करके अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर दे करके ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 69 है वो अरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, और मैं बेसिकली बात कर रहा हूं इस समय कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। लेकिन अगर सेक्शन 69 को देखें तो ये कह रहा है हु, यहां ये कहा गया है हु हैज कमिटेड, जबकि सेक्शन 132 में कहा गया है हु कमिट्स और कॉजेज टू कमिट। यहां केवल अरेस्ट करवाने की बात उस व्यक्ति की है जिसने ऑफेंस किया है, जबकि 132 में जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है, मुकदमा चलाने की बात आती है, तो वहां दो तरह के लोग शामिल हैं, जिसने ऑफेंस किया है या जिसने ऑफेंस करवा करके बेनिफिट भी लिया है। लेकिन यहां अरेस्ट किसका होगा? जिसने ऑफेंस किया है। यहां उस व्यक्ति के अरेस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है जिसने ऑफेंस करवाया है और बेनिफिट लिया है। अरेस्ट करने के लिए आपके पास रीजन टू बिलीव होना बहुत जरूरी है। रीजन टू बिलीव का मतलब यह है कि आपके पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, तभी आप अरेस्ट करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को ऑथोराइज कर रहे हैं। और ऑफेंस कौन से हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी, और जो मैंने आपको 4 ऑफेंस बताए हैं, अगर उनमें सजा जो है वो 5 साल से ऊपर है, और जो अमाउंट इवेट किया गया है टैक्स का, या जो आईटीसी गलत तरीके से लिया गया है या रिफंड गलत तरीके से लिया गया है, उसका अमाउंट जो है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो ऑफेंस क्या बन जाएगा? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। और जब ऑफेंस नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल है, तो ध्यान रखना है कि जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को या उसके परिवार किसी व्यक्ति को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है इमीडिएटली बताने होंगे। एक मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार होगा और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को क्या है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहां पेश करना पड़ेगा। मतलब इस व्यक्ति को जो बेल मिलेगी, अगर बेल दी जाएगी तो वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। लेकिन जो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और बेलेबल होते हैं, उनके अंदर अगर अरेस्ट होता है, जैसे अगर मान लीजिए टैक्स चोरी का जो अमाउंट है, या आईटीसी जो गलत लिया गया है, या रिफंड जो गलत तरीके से लिया गया है, उसका अमाउंट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो वहां भी अरेस्ट हो सकता है। लेकिन यहां ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नहीं होगा। यहां जो ऑफेंस होगा वो नॉन कॉग्निजेबल होगा एंड बेलेबल होगा। और यहां जो बेल देने की पावर है वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास में भी है और डिप्टी कमिश्नर के पास में भी है। वो चाहे तो अपने लेवल पर ही क्या है बेल दे सकते हैं, बेल बॉन्ड लेकर के या कोई सिक्योरिटी बॉन्ड लेकर के। और अगर मान लो बेल बॉन्ड वो नहीं दे पाता है या सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं दे पाता है, तो उसे आपका मजिस्ट्रेट के पास क्या है कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ये प्रावधान है। वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी यहां पावर है, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस के बारे में, तो यहां सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल है मैक्सिमम और फाइन है। और यहां जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जो इवेजन का अमाउंट इन्वॉल्व है, जो गलत तरीके से आईटी से लिया गया है या गलत तरीके से रिफंड लिया गया है, उसका अमाउंट जो है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर है और 5 करोड़ रुपए तक है। और यहां भी अरेस्ट हो सकता है, लेकिन बेल जो है वो कमिश्नर के लेवल पर गया है उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरह मैंने आपको ये बताया है कि भाई किन मामलों में अरेस्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि जहां तक प्रोफेशनल का सवाल है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट का या एडवोकेट का, तो सेक्शन 69 में उनको अरेस्ट करने की पावर नहीं है। हाँ, उन्हें 132 के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि 69 अरेस्ट करने की बात करता है हु हैज कमिटेड, जिसने ऑफेंस किया है, जबकि 132 बात करता है हु कॉजेज टू कमिट एंड रिटेन्स द बेनिफिट। तो अगर ऑफेंस करने वाला
इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसके बारे में मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है, तो वो ऑर्डर दे करके उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपका कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट के बारे में पहले क्या होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतना मटेरियल मिल जाए कि उन्होंने ऑफेंस करवाया है और साथ में बेनिफिट को रखा है, तभी आप उन्हें प्रोसिक्यूट करोगे। 69 में आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने आपको 69 में जो पावर टू अरेस्ट है उसके बारे में समझाया और जो प्रोसिक्यूशन है सेक्शन 132 के अंदर उसके बारे में बताया। अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसके बारे में आपको जल्द से जल्द क्या जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।